पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का राजवंश है और इससे संबंधित तमाम चैप्टर हमने पढ़े भी हैं। ओके अभिलाषा, गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लो शामिल। शाम को है गुजरात का चालुक्य वंश, जिसको सोलंकी वंश भी कहते हैं। किन्हीं किन्हीं प्रदेशों में ये एग्जाम नहीं भी होता है। ये प्रतिमा है पल्लवों की। मुझे लगता है कि ये प्रतिमा होगी किसी पल्लव शासक की, नरसिंहवर्मन प्रथम की। ये बृहत्तर मानचित्र पर देखें तो पल्लवों का राज्य यहाँ तक फैला हुआ है और 275 ईस्वी में पल्लव राजवंश की स्थापना शुरू हो जाती है। इसके संस्थापक थे सिंहवर्मन। शासकों का एक क्रम है: सिंहवर्मन, स्कंदवर्मन, विष्णुगुप्त कुमार, विष्णु स्कंदवर्मन, वीरवर्मन, स्कंदवर्मन, सिंहवर्मन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। दो भागों में बांटा जा सकता है: पूर्वकालिक पल्लव और उत्तरकालिक पल्लव। उत्तरकालीन पल्लव 555 ईस्वी से सिंह विष्णु इसके प्रवर्तक हैं और क्रमशः इन सभी पल्लवों के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। पल्लवों का फ्लैग ये शेर का चिन्ह बना हुआ है उसके उनके झंडे में। एक एक करके इनके शासकों की विशेषताओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें पढ़ना है। प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश है। तमिल और तेलुगु प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों में इस वंश के शासकों ने 600 वर्ष राज्य किया। बोधि धर्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जिसने बुद्धिज्म को चीन में फैलाया। यह भी पल्लव डायनेस्टी का है। पल्लव अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। भारत के मानचित्र पर कांचीपुरम का लोकेशन ये है। पल्लवों की उत्पत्ति कहां से हुई, इस पर डिबेट है। कुछ कहते हैं कि ये पर्थियन थे, यानी ईरान से आए थे। कुछ इनका समीकरण चोलों से भी करते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि ये वाकाटक की एक शाखा थे। ऐसे भी इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि उत्तर भारत में जो कायस्थ वर्ण प्रचलित था, यही आगे चल करके पल्लव बन गया, क्योंकि उत्तर भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की स्पष्ट छाप दिखाई देती है पल्लव वंश में। उत्तर भारत की तरह इन्होंने प्राकृत और संस्कृत का उपयोग किया है। धर्म महाराज की उपाधि धारण करते थे।
सातवाहनों की शासन पद्धति को अपनाया इन्होंने, और इनकी शासन पद्धति से पता चलता है कि इन्होंने अर्थशास्त्र में जो वर्णित शासन पद्धति है उसको भी अडॉप्ट किया। कुछ अनुश्रुतियां कहती हैं कि ये द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा से पैदा हुए, उनके वंशज। लेकिन प्रश्न उठता है कि द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, ये दोनों, अश्वत्थामा तो भील था, द्रोणाचार्य में, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य दोनों ब्राह्मण थे। कदंब वंश का तालगुंड अभिलेख बताता है कि पल्लव क्षत्रिय थे। तो बहुत सारे विवरण हैं पल्लवों के क्षत्रिय होने के प्रमाण, हिंसान भी देता है। और ऐसा पता है कि पहले ये सातवाहनों के सामंत थे। नाग जाति कांची प्रदेश पर शासन करती थी, नागों से इन्होंने कांची को छीन लिया, क्योंकि इनके ठीक पहले कांची प्रदेश पर टॉलमी कहता है कि नाग वंश का अधिकार था। कुल मिलाजुला के ये कहा जा सकता है कि पल्लवों का जो प्रारंभ है उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। इनकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट मंतव्य देना संभव नहीं है। बहुत सारे अभिलेख हैं, जैसे एक अभिलेख है गुंटूर का अभिलेख, 3री शताब्दी के अंतिम चरण। इनमें पल्लवों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। और अभिलेख है, एक अभिलेख है मडीय वोलू, मईड वोलू। एक अभिलेख मिला है हीर हडगल्ली, हाँ, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य थे। इनसे पता चलता है कि कृष्णा से लेकर के बेल्लारी तक पल्लवों का साम्राज्य फैला हुआ था। ये दोनों अभिलेख हैं शिव स्कंद वर्मन के। शिव स्कंद वर्मन वो शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। भैया आदर्श जी, एग्जैक्ट बेल्लारी का तो मुझे लोकेशन नहीं पता है, लेकिन उम्मीद है कि हाँ यहीं कहीं होगा। और ये जो गुंटूर ताम्रपत्र है, ये है स्कंद वर्मन का। अभी ये गुंटूर ताम्रपत्र ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। तो ये कुछ प्रारंभिक प्रमाण है जो थोड़ा बहुत पल्लवों के बारे में बताते हैं। समुद्रगुप्त के अभिलेखों में भी हमें ये तो पता चलता ही है कि कांची के नरेश विष्णुगुप्त को समुद्रगुप्त ने हराया था, क्योंकि ये प्रयाग प्रशस्ति में इसका नाम आता है। अपने देश के धरोहर को बहुत सारे म्यूजियम में रखे हुए हैं, लेकिन कुछ अंग्रेज यहाँ से चुरा ले गए थे तो उनके म्यूजियम में है। ब्रिटिश गुलाम था भारत, ये तो पता ही है सभी को, नहीं पता है? कोहिनूर हीरा भारत का है, लेकिन उनके मुकुट में लगा हुआ है। तो जो सुंदर सुंदर चीजें हैं यहाँ से उठा ले गए। सीना चोरी भी की, चोरी भी की, क्या कर सकते हैं। एक और जगह है दक्षिण भारत में जहां से पल्लवों के राजवंश का प्रमाण मिलता है, वहां से एक ताम्रपत्र मिला है, चेंडलूर ताम्रपत्र। चंडलूर के ही बगल में एक स्थल है उदयदिरम।
यहां से भी ताम्रपत्र मिला है स्कंदवर्मन द्वितीय का, उसके बेटे सिंहवर्मन का। इनसे पल्लवों के वंशावलियों का ज्ञान होता है। पल्लवों के वंशावलियों का पता गंग अभिलेखों से भी होता है। क्योंकि गंग अभिलेखों में अभी गंग वंश हमने पढ़ा था, तो उसमें एक वाक्य था कि गंग चंडदेव कदम्ब रवि वर्मन के द्वारा मारा गया। कुल मिलाजुला के ये कहना है कि सिंहवर्मन द्वितीय के पहले पल्लवों का सारा राजकाज वंशावली अनिश्चित है। सिंहवर्मन द्वितीय से पल्लवों का राजक्रम सुनिश्चित हो जाता है और इनके बेटे हैं सिंह विष्णु। ये पल्लव राजवंश को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। 575 ईस्वी से 600 के बीच इनका कालखंड। सिंह विष्णु, अच्छा, यहाँ पे पहले भी चोलों के भी दुश्मन थे, पांडवों के दुश्मन थे कलभ्र। तो कलभ्रों द्वारा तमिल प्रदेश में राजनीतिक अव्यवस्था का अंत करने का श्रेय जाता है सिंह विष्णु, विष्णु के उपासक। महाबलीपुरम में एक वराह गुफा है जिसमें इसकी प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। सिंह विष्णु की, इसके दोनों रानियों के साथ। ये है प्रतिमा। हाँ, कलभ्र ब्राह्मणों को तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे, क्षत्रियों को भी नहीं मानते थे। जैसे आप पढ़ते हैं कुछ कुछ ड्यूबियस से कैरेक्टर थे, आप पढ़ते खोखर मिडिवल एज में ना, उनके बारे में भी बहुत कुछ नहीं पता है, ड्यूबियस से। ऐसे ये भी कलभ्र भी दक्षिण भारत में है, सिमिलर टू खोखर। लेकिन इस वंश के सर्वोच्च राजाओं में गणना होती है महेंद्र वर्मन प्रथम की। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक ये सर्वोच्च सम्राट माने जाते हैं पल्लव राजवंश के। इनके समय की सबसे विचित्र घटना थी चालुक्यों से संघर्ष। और सर्वाधिक झगड़ा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय की सेना विजय करते हुए पल्लवों की राजधानी कांची तक पहुंच गई। कांची के बिल्कुल समीप पहुंच गई। अब स्थिति युद्ध की बन गई और एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध होता है पुल्ललूर का युद्ध। इसमें महेंद्र वर्मन ने चालुक्यों को हरा दिया। तो ये बहुत बड़ी जीत थी इनकी। महेंद्र वर्मन मल्टी टैलेंटेड बंदा था और उसी हिसाब से मल्टीलेटरल टाइटल्स भी इसने धारण किए, जैसे मत्त विलास,
विचित्र चित्र, चित्रकार फूली, मत्त विलास प्रहसन इसी पे लिखा गया है। किसने लिखा है मत्त विलास प्रहसन? इसने कुछ बड़े ही व्यापक मंदिरों का निर्माण किया। तृष्णापल्ली, महेंद्रवाड़ी, दलवानूर। महेंद्रवाड़ी में इसने एक व्यापक जलाशय का भी निर्माण किया, जिसे कहते हैं महेंद्र तड़ाग। महाबलीपुरम का ये मंदिर है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था, पहाड़ को काट करके। और ये है महेंद्र तड़ाग। ये निर्माता होने के साथ साथ चित्रकार भी था। संगीतज्ञ भी था, लेखक भी था, नाटककार भी था। पहले जैन था, बाद में शैव हो गया, फिर वैष्णव हो गया। लेकिन मैं इतने लंबे लंबे मत लिखा करो, मैंने बार बार बोला कि रेज हैंड करके पूछा करो। पहली तो बात यह है कि धर्म का सीधा सा अर्थ होता है अपने सत्य की प्राप्ति। धर्म सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। जब तक धर्म में जीवित सदगुरु उपलब्ध होते हैं तब तक धर्म ताजा रहता है, लेकिन जब गुरु विदा हो जाते हैं और गुरु के पीछे एक परंपरा छूट जाती है तो धर्म मलिन हो जाता है और सत्य नहीं असत्य का मार्ग बन जाता है। शोषक, धर्म के नाम पे शोषण होता है। समय समय पर फिर कोई नया संबुद्ध पुरुष आता है, जैसे बुद्ध आए, और इस धर्म को पुनर्जीवित करते हैं। बुद्ध का यहाँ पे उद्देश्य अपना दुकान चलाना नहीं है, बुद्ध का उद्देश्य है इसको पुनर्जीवित करना, इस पर जो धूल धमास या जो विकार उत्पन्न हो गया है उन विकारों को समाप्त करना। बुद्ध ने बौद्ध धर्म जैसी कोई चीज नहीं बनाई, बुद्ध ने बस उपनिषदों में जो वर्णित धर्म था उसमें उसको पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन बाद में हर कोई धर्म दो भागों में बट जाता है, एक जो उसके तत्व को लेकर आगे बढ़ता है, दूसरा परंपरा को लेकर। अभी दलाई लामा के पास जो बौद्ध धर्म बचा हुआ है वो तत्व है, और बाकी जो परंपरा और कर्मकांड के रूप में बौद्ध धर्म बचा हुआ है वो परंपरा है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदू धर्म की बुराइयां समाप्त करनी थी, फिर बौद्ध धर्म पर व्यंग कैसे किया जा सकता है? व्यंग तो जी किसी के ऊपर किया जा सकता है, व्यंग तो सफेद कपड़े पर दाग लगा हो उस पर भी किया जा सकता है, और सफेद कपड़े पर दाग नहीं लगा उस पर भी किया जा सकता है। एक गधा है और एक पिता है और एक पुत्र है। ये तीनों साथ चल रहे हैं। पिता सोच रहा है कि मैं गधे पे ना बैठूं, पुत्र को भी ना बैठाऊं, पैरों से चल सकते हैं, गधे को क्यों कष्ट देना। कुछ लोगों ने कहा कि देखो ये पिता और पुत्र ये दोनों गधे हैं, तीन गधे एक साथ चल रहे हैं, मतलब गधा फालतू में चल रहा है, एक को बिठा दो। पिता को लगा कि बात तो सही है, तो पुत्र को गधे पे बिठा दिया। कुछ लोग और मिल गए, बोले देखो इतना
संस्कारहीन पुत्र तो मैंने देखा ही नहीं। बाप बुजुर्ग बेचारा पैदल चल रहा है, ये जवान होकर गधे पे बैठा हुआ है। पिता को, पुत्र को लगा ये भी बात सही है, पिता को बिठा दिया, पुत्र उतर गया। फिर कुछ लोग मिले, बोले बताओ बुढ़ापा आ गया, बुद्धि का विकास नहीं हुआ। अरे जिंदगी भर चले ही हो तो हो, थोड़ा सा बेटे को भी गधे का स्वाद ले लेने दोगे? छोटा बेचा है, जान निकाल रखी, अपने आराम से गधे पे बैठ के चल रहा है। पिता जीता ही है पुत्र के, यहाँ तो पिता को पिता हो गया। पिता को लगा अभी बात सही है, फिर पुत्र को बिठा दी। मतलब ऐसे उपक्रम चलता रहा। अल्टीमेटली इन दोनों ने डिसाइड ये किया, थोड़ी दूर और आगे गए तो लोग मिल के गए, इन लोगों को देखो, मने दोनों गधे पे बैठ सकते हैं, केवल खिला फिला के गधे को मुस्टंडा कर रखा है, मोटा कर रखा है, गधे का उपयोग करना नहीं जानते, ये दोनों भी गधे हैं। अरे दोनों साथ साथ बैठ जाओ। फिर ये दोनों बैठ गए, फिर मिले, बोले देखो गधे को मारी डालेंगे, जितना अभी तक खिलाया पिलाया सारा वसूल कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर अल्टीमेटली पिता पुत्र ने डिसाइड किया कि गधे को अपने ऊपर बिठा के चलें, और इस तरह से दो घर पहुंचे। दोनों ने गधे को उठा लिया, वो चलने लगे। ये जो जगत है, आप किसी को कुछ भी कह सकते हो, और हमेशा वहां पे एक स्कोप है कहने का। इसलिए पब्लिक ओपिनियन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, और इसलिए पब्लिक फिगर मत बनिए। शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो अपने परिवार में, कुटुंब में ठीक रहिए। प्रधानमंत्री अगर भारत का नहीं बनना है तो प्रसिद्धि के चक्कर में मत पड़ो, पापाराजी पीछे पड़ जाएंगे। इंग्लैंड की राजकुमारी की जान ले ली डायना की पापाराजी। कैमरा लेके डोडी अल फयाद के साथ दौड़ाया, वो भागे, बंकर में गाड़ी टकरा गई। तो हमारे किशोर कुमार ने गाया है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। जीवन वही है जिसमें आप आनंदित हैं। अगर आप जीवन में आनंदित नहीं हो तो जीवन नहीं, बेकार है। बुद्ध भी कहते हैं ना परेशम बिलोमानी ना परेशम कथाकथम अतनो आवेखियो कतानिया कतानी च। सम्यक दृष्टि क्या है? दूसरों का ओपिनियन मत देखो, दूसरों के बारे में मत सोचो, दूसरे को क्या करना चाहिए ये विचार ना करो, तुमको क्या करना चाहिए इसकी चिंता करो। अब आपकी मैडम दिन भर बोलती रहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहती आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं जी मैं तो बुद्ध को मानता हूँ, आप क्या कह रही हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर मतलब। तो कहती है कि चिकने खड़े हो गए। और ये जीवन में बड़ा उपयोग आएगा, कहीं भी जाओ, ऑफिस में बॉस उल्टा ही बोलेगा, जिसके पास पावर है उसका दुरुपयोग ही करेगा। प्रिंसिपल उल्टा ही बोलेगी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं मन में दोहराता रहता हूँ, माँ ना परेशम बिलोमानी ना परेशम कथाकथम अतनो आवेखियो कतानिया कतानी च। पाली लैंग्वेज में। खैर, इसका मतलब यही है कि उपलब्ध परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम उसकी फिक्र करें, ना कि दूसरे को क्या करना चाहिए था उसकी चिंता करें। चाहे दूसरा कोई भी हो, बाप बेटा भाई पत्नी बॉस ऑफिसर कोई भी हो, बाहर में जाओ। अब दूसरा हो सकता है आपको गालियां दे, लेकिन आप मुस्कुराइए, क्योंकि वो क्या कर रहा है वो जाने, हमें क्या करना है हमको करना है। हाँ, और क्या, ऐसा ही होना चाहिए। अपने मजे से खेत में खेती करो। और एक चीज तो जान लो कि आत्मा तो पैदा होती है ना मरती है, तो किस बात की चिंता? ये शरीर जाएगा दूसरा शरीर मिलेगा। अल्टीमेट टेंशन तो मृत्यु का ही है ना आदमी को, कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, मरते मिटते हैं ही नहीं, तो टेंशन तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। पुराना शरीर जाएगा नया शरीर मिलेगा, तो बच्चा सिर्फ इंजॉय करना। खैर, नरसिंह वर्मन इनके बेटे थे। 630 से 668 ईस्वी। इनको कहा जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे।
इन्होंने पल्लवों को दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। पल्लवों के एकमात्र कॉम्पिटिटर थे उस जमाने में चालुक्य, बादामी के चालुक्य। तो इन्होंने कहा कि इनको भी निपटाई देते हैं, ये फालतू में डिस्टर्ब करते हैं, लेट हिम फिनिश। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इन पे 3 अटैक मारा, बैक टू बैक, 1 2 3। इन तीनों आक्रमणों को इन्होंने निर्मूल कर दिया और सोचा कि ये बार बार अटैक मारता है हमारे ऊपर, बड़ा पाजी है। चौथी बार इसने ही उल्टा अटैक मार दिया। 642 ईस्वी की घटना है। और चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, वातापी पर अधिकार करना। और उपाधि धारण की वातापी कोंड। पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला। लेकिन पल्लव भी संघर्ष करते रहे। नरसिंह वर्मन के जीते जी तो पल्लव कुछ कर नहीं पाए। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय का बेटा था विक्रमादित्य। इसने 655 ईस्वी में पल्लवों को वातापी छोड़ने पर विवश कर दिया। बाद में, काफी बाद में। श्रीलंका के एक राजकुमार थे मान वर्मा। इनकी सहायता गद्दी पाने में करने के लिए नरसिंह वर्मन ने 2 बार श्रीलंका पर भी अटैक मार दिया। और बाकी चोल चेर कलभ पांडे, इनका कहना ही क्या। इतनी बार शक्तियों को हराया कि इनको सब कहने लगे महापहलवान, सबसे बड़ा पहलवान। तो इन्होंने उपाधि ले ली महामल्ल। महामल्ल यानी सबसे बड़ा पहलवान, सबसे वीर व्यक्ति। महाबलीपुरम में इन्होंने भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, रथ वाले मंदिर। अब ऐसे जो वीर पुरुष होते हैं, वेनसांग जरूर उनके पास पहुंच जाता है हर वंश में। तो यहां भी वेनसांग इनके पास भी आ गया 640 ईस्वी में, क्योंकि कांची का और तोंड मंडलम, इन दोनों का बड़ा व्यापक वर्णन किया है वेनसांग ने। महाबलीपुरम के इतने सुंदर मंदिर बनवाए हैं, इतने सुंदर मंदिर बनवाए हैं कि कहना है क्या। उन मंदिरों को देख करके आंखों को तृप्ति मिल जाती है। इसके बाद इन्हीं का बेटा आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय। 2 साल तक ही सिंहासन पर बैठ पाए। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने इनको मार के भगा दिया। वातापी से। महेंद्र वर्मन के बाद अगले शासक आते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। छह सौ 670 से 695 ईस्वी। इनकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि इन्होंने विक्रमादित्य का विरोध किया, सफल विरोध किया। तो विक्रमादित्य ने पांड्यों के साथ संधि की और कांची को जीत लिया। परमेश्वर वर्मन निराश नहीं हुआ। इधर विक्रमादित्य पांड्यों के साथ दक्षिण भारत में अभियान कर रहा था। इसका लाभ परमेश्वर वर्मन ने उठाया और एक गेम खेला, एक रणनीति बनाई। एक सेना इसने भेजी चालुक्य साम्राज्य में। मतलब इधर वातापी की तरफ। वहां पर विनयादित्य और इसका बेटा विजयादित्य, इन दोनों को हराया।
और विक्रमादित्य तो इधर था, कुछ कर भी नहीं पाया। महाबलीपुरम की बहुत सारी कलाकृतियां इसने भी बनवाई थी, और कांची के पास पुरम में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन के सिक्के हैं ये। इसमें राशियों की आकृतियां बनी हुई। इसके बाद आते हैं नरसिंह द्वितीय राजसिंह। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य एक डिक्लेरेशन था उनकी वीरता का। छह सौ 95 से 722 इसके काल में शांति रही, उल्लेखनीय साहित्यिक प्रगति हुई। कांची का कैलाशनाथ मंदिर इसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, नरसिंह द्वितीय राजसिंह का। इसके अलावा मामल्लपुरम में भी इसने बड़े व्यापक मंदिर बनवाए। मामल्लपुरम नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक और मंदिर बड़ा सुंदर बनवाया था, शोर टेम्पल, तट मंदिर जिसे कहते हैं, महाबलीपुरम में। और बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि दंडिम इसी के दरबार में थे। किसके दरबार में? राज सिंह के दरबार में। अब स्थिति यह है कि इतना पैसा ये खर्च कहां से करता था मंदिरों के लिए? इसने व्यापारिक हितों के लिए अपना एक राजदूत मंडल भेजा चीन। और इसको टाइटल से बहुत प्रेम था। 250 उपाधियां इसने धारण की। राज सिंह तो एक उपाधि थी ही, शंकर भक्त ये अपनी तरह की अनूठी उपाधि थी। दुनिया में कोई अपने आप को भक्त कहकर उपाधि नहीं धारण किया। आगम प्रिय, ये कुछ अग्रगण्य उपाधि है। इसके बाद आते हैं परमेश्वर वर्मन द्वितीय। सात सौ 722 से 730 ईस्वी के बीच। आगम प्रिय का मतलब ये है कि जो भी मुश्किल है, चुनौतियां पसंद थी इसको, चुनौतियां प्रिय है।
अब इसके राज्यकाल के अंतिम वर्षों में चालुक्यों का राजकुमार है विक्रमादित्य। इसने गंगोक से सहायता ली और कांची पर अटैक कर दिया। परमेश्वर वर्मन ने कहा, देखो भाया, लड़ो भिड़ो मत, पैसे लेके चले जाओ। पैसा दिला दिया आक्रमणकारियों को। लेकिन गंगों पे दुखी हो गया, क्रुद्ध हो गया, गंगों पर इसने अटैक किया कि इसने क्यों साथ दिया, और मारा गया। परमेश्वर वर्मन के नाम है तिरुवड़ी का शिव मंदिर। तिरुवड़ी का शिव मंदिर जो उसने बनवाया था, ये है। तिरुवड़ी। इसके बाद का जो इतिहास है वो बड़ा ही उलझा सा इतिहास है। इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो शासक आए उनका नाम है नंदीवर्मन द्वितीय पल्लव मल्ल। नंदीवर्मन द्वितीय पल्लव मल्ल। परमेश्वर वर्मन की मृत्यु हो गई और उनका कोई बेटा था नहीं। सिंह विष्णु के भाई भीम वर्मन के वंशज हिरण्य वर्मन का बेटा है नंदी वर्मन सेकंड। इनको गद्दी पर बिठाया गया। 730 से 800 तक इन्होंने शासन किया। अब यहाँ पे बहुत सारे इनके दक्षिण भारत में गुट सक्रिय हो गए थे, जैसे पांड्य, पांड्य नरेश था मारवर्मन राजसिंह। इसने पल्लवों के विरुद्ध कई राज्यों का एक गुट बनाया और एक व्यक्ति था चित्रमाय जो कहता था कि परमेश्वर वर्मन का मैं पुत्र हूं। चित्रमाय को इन्होंने सपोर्ट किया, नंदीवर्मन पर अटैक किया, नंदीग्राम में घेर लिया। लेकिन पल्लवों का सेनापति था उदयचंद्र। उदयचंद ने चित्रमाय को मार दिया, घेरा तोड़ दिया, विरोधियों को पराजित किया। लेकिन प्रॉब्लम यही समाप्त नहीं हो गई। कहते हैं ना कि जब विपत्तियां आती हैं तो होलसेल में आती है। इधर बेचारा पल्लव लड़ रहा था पांड्यों से, इधर चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने भी आक्रमण कर दिया। अब अकेला किससे किससे लड़े, मरता क्या ना करता। अब जब ये चालुक्य अटैक करते तो गंग इनकी सहायता करते, यह और गड़बड़ हो जाती।
फिर चालुक्यों ने कांची पर अधिकार कर लिया। 740 के आसपास। लेकिन नगर को समाप्त नहीं किया, नगर का विध्वंस नहीं किया, उल्टे जनता को जाकर के गिफ्ट दिया। ये बड़ा मोटा युद्ध था। नंदीवर्मन का बेटा है, नहीं, विक्रमादित्य द्वितीय का बेटा है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन ने फिर से अटैक किया पल्लवों पर। इधर राष्ट्रकूट भी अटैक करने के लिए आमादा थे। इन्होंने सोचा बहती गंगा में हम भी क्यों ना हाथ धो लें। दंतदुर्ग ने भी कांची पर अटैक मार दिया। नंदीवर्मन परेशान हो गया, कहा कि तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था बे, तुम तो अभी राष्ट्रकूट की स्थापना भी नहीं कर पाए हो और आ गए हमको कूटने। सॉरी, दंतदुर्ग ने कहा कि देखो भाई साहब, मैंने सोचा कि सभी आपको मार रहे हैं, मैं नहीं मारूंगा तो मेरी इज्जत थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो नंदीवर्मन ने कहा कि भाई ऐसा है, इज्जत बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं। दंतदुर्ग ने कहा ठीक है, तो मेरी बेटी है रेवा, इसे शादी कर लो। नंदीवर्मन ने कहा हाँ, ये भी बात, रेवा से शादी कर लिया, दंतदुर्ग की बेटी। अब कहा अब तो हम रिश्तेदार हो गए, बोलो समझी दामाद जी, किसी एक को नाम बता दो, हाथ रख दो, उसकी तो धाए धाए कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। कहा हम कोई गंगों से परेशान है, गंग में जब मन करता है तब मुझे मारने चले आते हैं, इनका हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, कई पीढ़ियों से। चालुक्य आता है पीछे पीछे, गंग जैसे स्टेफनी को भी लाता है। कहा ठीक है। तो गंग राजा थे स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष पे इन दोनों ने अटैक किया और उनको मार डाला, और गंगों की इनकी राज्य छीन करके अपने सामंत को दे दिया, जयनंदीवर्मन को। लेकिन पांड्यों को इसकी ये कारीगरी अच्छी नहीं लगी, और पांड्य नरेश था वरगुण प्रथम। वरगुण ने फिर पल्लवों को हरा दिया। इस प्रकार बेचारा नंदीवर्मन समाप्त हो गया। लेकिन इस दुनिया से जाने के पहले इसने बहुत सारे मंदिर बनवाए। मुक्तेश्वर, बैकुंठ पेरुमाल, बैकुंठ पेरुमल, तिरुमर्ग अलवार नाम के संत इसी के राज्यकाल में थे। स्वयं भी विद्वान था। यह है बैकुंठ पेरुमल मंदिर। और यह है मुक्तेश्वर मंदिर। अब सिचुएशन ये हो गई कि इन दोनों के संयुक्त प्रयास से एक पुत्र पैदा हुआ, दंतीवर्मन।
ये गद्दी पर बैठा, इसका टाइम पीरियड है 796 से लेकर 847। इसे गद्दी पर बैठते ही राष्ट्रकूटों ने हाहाकार मचा दिया। राष्ट्रकूटों ने इसको हराया, क्योंकि ये राष्ट्रकूट उत्तराधिक मतलब राष्ट्रकूटों से संबंधित भी था। लेकिन गलती इसने क्या कर दिया कि राष्ट्रकूट सिंहासन के लिए उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा था उसमें इसने पार्टिसिपेट कर दिया। तो दो राष्ट्रकूट तो बहुत गुस्सा आ गए, एक ध्रुव और दूसरा गोविंद थर्ड, इन दोनों ने इसको हराया। हार गया तो इस मर गया। फिर आते हैं नंदीवर्मन तृतीय। 847 to 72। इसने पल्लवों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से जीवित किया, और इसमें राष्ट्रकूट नरेश थे अमोघ वर्ष प्रथम। और इनकी बेटी का नाम था शंखा। इन्होंने सारी शंखाओं का समाधान करते हुए शंखा से शादी कर दी। और पांड्य नरेश श्रीमार श्री वल्लभ को इसने तिल्लारू की लड़ाई में हराया। उपाधि धारण की तिल्लारेरिंद। पल्लवों को की नौसेना का इसने निर्माण भी किया। और तमिल साहित्यकार इसके दरबार में थे पेरुन देवनार। इनको इसने संरक्षण प्रदान किया। फिर अगले शासक आते हैं नृपतुंग वर्मन। 872 से लेकर के 913। पांड्य नरेश वर्गुण द्वितीय को हरा करके अपने बाप की पराजय का बदला ले लिया इसने। नृपतुंग वर्मन के अभिलेख से पता चलता है कि शिक्षा और शासन प्रबंध के क्षेत्र में पल्लवों ने ही चोलों के लिए भूमिका का निर्माण किया था। और इस वंश का अंतिम सम्राट है अपराजित। नाम था अपराजित, लेकिन इसको पराजित कर दिया इसके ही सामंत आदित्य प्रथम ने। 893 ईस्वी में। और पल्लव साम्राज्य को फाइनली चोल साम्राज्य में मिला दिया गया। इस तरह से पल्लवों का अस्तित्व समाप्त होता है। कुछ कुछ इसकी शाखाओं ने कुछ कुछ जगहों पर शासन करना जारी रखा, जैसे नोलंब पल्लव, तो दिस वाज ऑल अबाउट पल्लवा डायनेस्टी एंड देयर कंट्रीब्यूशन एंड देयर हिस्ट्री। कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया?
हाँ, न्यू कोर्स में इनरोल कर लीजिए। हाँ, पूछो पूछो, जो भी पूछना है पूछो। पूर्वकालीन पल्लवों के बारे में मैंने बताया ना कि वो ऐतिहासिक नहीं है, उनके बारे में जितनी सूचना थी जिन जिन अभिलेखों में थी, तो शुरुआत तो मैंने वहीं से करी। हाँ, पल्लवा टेम्पल आर मोस्टली लोकेटेड इन तंजौर, वारंगल, कांचीपुरम और तिरुपति। अभी बताया ना आपको। देखो, वैसे तो पल्लवा टेम्पल मोस्टली लोकेटेड है राजधानी थी